नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे वीडियो सेशन में, जिसमें आज हम भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम देख चुके हैं कि भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन और संविधान का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद हमने देखा संविधान के विभिन्न अनुसूचियों को, भागों को और उसके कुछ महत्वपूर्ण रिसोर्सेज को कि उसे कहाँ से सोर्स किया गया था। इस सब चीज़ का हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद आज हम फाइनली आउटलाइन पढ़ने के बाद आज हम संविधान की प्रस्तावना पहले चैप्टर पर जा रहे हैं। ठीक है, तो आज संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो सबसे पहले प्रस्तावना को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को शुक्ल सप्तमी संवत को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। ये उद्देश्य क्या हुए। अब हम देखेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण क्या चार चीज़ें हैं जो हमने एक्सट्रैक्ट करके इधर सामने लिखी हैं, जिसमें से सबसे पहले देखेंगे कि हम भारत के लोग, अर्थात इसमें भारत की संसद में या जो भी शक्तियां हैं, तो इसके शक्ति का स्रोत क्या है। संविधान की शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग। तो संविधान के अधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं। इसके बाद देखेंगे भारत की प्रकृति कैसी बताई गई है। इसमें उद्देश्य क्या उसे बताया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब वो अपने आप में संप्रभु राष्ट्र होगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये क्या है, भारत की प्रकृति। ऐसा राज्य बनेगा, मतलब जो इस संविधान के द्वारा जो स्टेट सामने आएगा या जो संघ सामने आएगा वो कैसा होगा, अपने आप में संप्रभु होगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, वो भी इसी में दिए गए हैं। तो संविधान के क्या क्या मूल उद्देश्य रहेंगे वो ये है। सबसे पहला न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, फिर स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गई। इसके बाद समता में किस चीज़ की, प्रतिष्ठा की, सभी को समान प्रतिष्ठा के अधिकार है, और अवसरों में समानता, ये क्षमता दी जाएगी। इनको हम एलोबरेटली और आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए हम इतनी देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है और बंधुत्वता को उद्देश्य है इसके। और लागू होने का, जैसे कि हमें पता है, इस पर पारित हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया और पारित किया गया 26 जनवरी 1950 से। इससे पहले अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब संविधान की उद्देशिका के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का हम अर्थ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है संप्रभुता। तो संप्रभुता से क्या आशय है। संप्रभुता से आशय ये है कि भारत जो गणराज्य इससे बनने वाला है वो अपने आप में संप्रभु राज्य होगा। संप्रभु मतलब वो अपने इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन, मतलब जो भी बाहरी उसे किसके साथ संबंध कैसे रखने हैं और किसके साथ कैसे बर्ताव करना है इसके संबंध में, और भीतरी संबंधों को उसका निर्णय खुद का होगा। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, इससे जो राज्य बनेगा वो एक संप्रभु राष्ट्र होगा और अपने भीतरी और बाहरी मामलों के निर्णयों में पूर्णतः स्वतंत्र होगा, ये कहती है संप्रभुता। इसके बाद दूसरा लेते हैं समाजवादी शब्द। समाजवाद से देखें तो समाजवाद उपयोग किया गया था कार्ल मार्क्स के समय। कार्ल मार्क्स का कहना ये था कि पूरे यदि जहाँ भी देखा जाए तो आर्थिक संसाधनों पर जिनका वर्चस्व है वो कुछ थोड़े ही लोग हैं जो सारे आर्थिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जबकि बाकी सारे लोग सिर्फ उनके उपयोग में आ रहे हैं, वो सर्वहारा वर्ग है। तो वो एक क्रांति के लिए हमेशा चेताया करते थे
क्यों ना सर्वहारा वर्ग मिलकर उत्पादन की सारी इकाइयों पर अपना कब्जा कर ले और इन मुट्ठी भर लोगों को इस व्यवस्था से बाहर कर दे, और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें सर्वहारा लोग आपस में इस व्यवस्था को चलाएं और अपने लिए अच्छा जीवन, मतलब वो चाहते थे कि आय का वितरण समान हो सबके बीच में और रिसोर्सेज सबके बीच बराबर बटें, क्यों किसी विशेष व्यक्ति का इन पर अधिकार हो, ऐसी उनकी सोच थी। लेकिन भारत ने समाजवाद को ना अपनाते हुए समाजवादी शब्द को अपनाया, जो कि एक तरीके से हम कहें समाजवाद का थोड़ा रिलैक्स्ड फॉर्म है। इसमें ऐसा किया जाता है कि इसमें जैसे समाजवादी जो सरकार हैं वो क्या है कि वहाँ पे सिर्फ निजी संपत्ति पूर्णतः प्रतिबंधित है, सारे आय के स्रोतों पर और उत्पादन के स्रोतों पर और वितरण पर, सब पर किसका अधिकार होता है? राज्य का अधिकार होता है। आप कितना भी उत्पादन करें लेकिन आप उतना ही उपयोग में लाएंगे जितना सरकार आपको देगी, आपको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से समाजवादी राज्य की स्थापना होती है। किंतु भारत ने एक बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने समाजवाद और बाजारवाद के बीच में से एक समाजवादी पद्धति का इस्तेमाल किया, जिसमें क्या होता है, निजी और शासकीय दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं के बीच में व्यवस्थाओं का आपस में प्रतिनिधित्व रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल बाजारवाद की तरह केवल प्राइवेट कंपनियां ही यहाँ भी हों, या फिर समाजवाद की तरह केवल शासन का ही सारे उत्पादन, आय के और वितरण के स्रोतों पर अधिकार हो, ऐसा भी नहीं। इसमें क्या रहता है, शासकीय और निजी दोनों ही का सह अस्तित्व होता है समाजवादी राज्य में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि राज्य का धर्म से निरपेक्ष है कोई मतलब धर्म से निरपेक्ष है अथवा कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये था, इसे सकारात्मक फॉर्म में ऐसे यूज़ किया कि भारत का कोई विशेष धर्म नहीं होगा और भारत सभी धर्मों को समान आदर प्रदान करेगा। और वो भी क्यों? क्योंकि भारत में इतने सारे धर्म थे, अगर किसी एक को भी वो प्राइवेटाइज करते तो बाकी धर्मों के साथ ये गलत होता। इसीलिए भारत ने चुना कि वो सभी धर्मों को समान आदर प्रदान करेगा और उन्हें अपनी प्रैक्टिसेस करने की आज़ादी देगा, और वो दिया भी है। जैसा कि हम मौलिक अधिकारों में पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अपने धर्म को प्रैक्टिस करने के अधिकार दिए गए हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया। इसके बाद देखेंगे हम लोकतंत्र। लोकतांत्रिक पद्धति दो तरीके की होती है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या रहता है कि जो भी नीति निर्माण होगा या न्याय निर्णय होगा उसमें लोगों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है, जबकि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और वो विधायन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस तरीके से जनता का उसमें सीधा इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसीलिए उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और भारत ने क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को चुना है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो फॉर्मेट हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं, प्रेसिडेंशियल या राष्ट्रपति शासन, या पार्लियामेंट्री और संसदीय प्रणाली। तो भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसके बाद आता है नेक्स्ट गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ ये होता है जो राष्ट्र का प्रमुख होगा उसके भी चुनाव के द्वारा चुनकर भेजा जाएगा। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति की व्यवस्था ली गई। भारत ने ब्रिटेन की तरह राज परिवार की व्यवस्था नहीं ली, वहाँ पर राज परिवार को उत्तराधिकार, तो उसे राजाशाही बोलते हैं, किंतु भारत में लिया गणराज्य। गणतंत्र में क्या होता है, जो टॉप भारत का प्रथम नागरिक या भारत का प्रमुख मुखिया है, राष्ट्रपति है, उसे भी इलेक्ट किया जाता है, इसलिए भारत एक गणतंत्र प्रणाली है। गणतंत्र प्रणाली और क्या डिनोट करती है, वो ये बताती है कि यहाँ पर किसी को भी विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है, केवल जनता ही संप्रभु है, उसके द्वारा भेजे गए लोग ही यहाँ पर प्रमुखता से शासन चलाएंगे और उनके पास भी कोई ऐसे विशेषाधिकार नहीं है। उन्हें जो भी अधिकार सौंपे गए हैं वे जनता द्वारा दिए गए हैं। इस तरीके से भारत में गणतंत्र की स्थापना की गई। दूसरा हम देख रहे हैं आगे न्याय। तो न्याय कौन से थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय देख लें तो राजनीतिक न्याय में हमने क्या देखा कि सभी को किसी भी चुनाव को लड़ने, उसमें मतदान करने कि जैसे राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें किसी भी जाति, धर्म, लिंग या उत्पत्ति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इसे तो कहेंगे अपन राजनीतिक न्याय। ठीक है, और सामाजिक देखें, सामाजिक न्याय में, तो सामाजिक न्याय में जैसे अपन समानता का सामाजिक न्याय देखें तो सबको, किसी को तुम जाति, लिंग और
धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकता। ये क्या हो गया, सामाजिक न्याय हो गया, राजनीतिक न्याय हो गया। आर्थिक ये है कि जैसे कि हम न्याय नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो उसमें क्या वर्णित किया गया है कि राज्य आय के वितरणों पर, मतलब धन के विकेंद्रण पर ध्यान देगा और आय के समान स्रोतों को सुनिश्चित करेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करेगा। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए हैं, ताकि आर्थिक रूप से न्याय की स्थापना की जा सके। तो इस तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना की गई है और इसके प्रबंध के लिए कहाँ पर उद्देशिका में इसे रखा गया है। इसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से हम लोग सिर्फ अभी तक यही समझ पाए हैं कि भारत का अंग्रेज़ों से मुक्त होना और भारतीयों के सर्विलांस में चले जाना। तो क्या सिर्फ भारतीयों के शासन में आ जाने से हम लोग स्वतंत्र हो जाते हैं? स्वतंत्रता की परिभाषा इससे बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है। स्वतंत्रता का मतलब वो सब चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति को वो सब करने के मौके देती हैं या एक्सप्लोरेशन के अवसर देती हैं जो वो करना चाहता है। जैसे कि आप कुछ भी अपने जीवन में जैसे पढ़ना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि मेडिकल की सीटें थी अपने पास निश्चित होती हैं कि सिर्फ इतनी, लेकिन कई बच्चे सिर्फ .1 या 2 से रह जाते हैं। तो क्या ये थोड़ी है कि वो अयोग्य हो गए? ये उनकी स्वतंत्रता बाधित होती है। वो इस मामले में परतंत्र हैं क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार वो सीट मिलनी ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, परतंत्रता है। तो स्वतंत्रता की परिभाषा में हम ये देख चुके हैं, कोई भी चीज़ जो आपको खुद को एक्सप्लोर करने से रोकती है या वेयर करती है वो तुम्हारी स्वतंत्रता में बाधक होती है। स्वतंत्रता का सिर्फ मात्र ये आशय नहीं है कि अंग्रेज़ों से आज़ाद होना ही स्वतंत्रता थी, बल्कि स्वतंत्रता का आशय ये है कि आपको वो एक्सप्लोरेशन के सारे अवसर प्रदान मिलें जो आप चाहते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का प्रबंध भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं समता। समता से आशय है कि सभी लोग समान हैं, किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा और विशेषाधिकार प्राप्त दलों की अनुपस्थिति को हम यहाँ समता के अंतर्गत लेते हैं। समता से आशय यहाँ सिर्फ ये है कि सभी लोगों को समानता प्रदान करना है, किंतु यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ समझ लें कि समता होती है इक्विटी, नॉट इक्वलिटी। इक्वलिटी एक वैसा ही वो होगा, समानता उसे बोलेंगे, चाहे यहाँ पर एक टर्म यूज़ की जाती है कि असमान लोगों के साथ समानता का व्यवहार भी असमानता की ही श्रेणी में आता है। मतलब जब लोग ही असमान हैं और आप चाहेंगे कि हम उन्हें समानता प्रदान करें और उनके साथ एक सा व्यवहार करें, जैसे कि मछली को कहा जाए कि जब तक वो पेड़ पर चढ़ना नहीं सीख जाती तब तक वो लायक नहीं है, तो वैसा ही है समता का। यदि जब तक सब लोग ही असमान हैं, लोग ही डाइवर्सिफाइड हैं, लोगों में ही विविधता है, तब आप उनके साथ एक जैसे स्टैंडर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसमें समता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये क्या होती है, ये विषमता होती है। तो इक्विटी का मतलब ये है कि लोगों को उनके अनुसार समान अवसर प्रदान करना, तो वो होती है समता। इसके बाद हम बंधुता देखेंगे। तो बंधुता में जैसे कि संविधान ने प्रयास किया है, एकल नागरिकता दी है और आपसी बंधुता में यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो व्यक्ति की गरिमा बनी रहे और राष्ट्र की अखंडता बनी रहे। इसके लिए बंधुत्व की टर्म का उद्देशिका में इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद हम इससे प्रस्तावना से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो उसमें क्या है, हमेशा ये वो रहा, कईयों सुप्रीम कोर्ट्स और जो भी वाद रहे हैं उनमें ये रहा है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं है। तो इसके लिए जो भी केस है मेन उन्हें हम यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे बेरूबारी संघ मामला था 1960 में, उसमें कहा गया कि इसमें हर संविधान की उद्देशिका में एक एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं और वो बहुत ब्रॉड है, इसीलिए ये संविधान का भाग नहीं है, ऐसा कहा गया बेरूबारी संघ मामले में 1960 में। इसके बाद आता है केशवानंद भारती मामला 1973 में, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और केवल इसे उसने बेरूबारी संघ के मामले का जो दिया गया था कि संविधान का भाग नहीं, उसे अस्वीकार करते हुए संवैधानिक बेंच ने कहा केशवानंद भारती मामले में 1973 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसके बाद पुनः LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, आंतरिक हिस्सा है। तो लेकिन यहाँ प्रस्तावना
संविधान का भाग होते हुए भी यहाँ पर दो चीज़ें और उल्लेखनीय हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों का स्रोत नहीं है, क्योंकि शक्तियों का स्रोत क्या है? भारत की जनता। तो विधायिका की शक्ति का स्रोत प्रस्तावना नहीं है और ना ही वह शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाती है। और दूसरा, वो गैर न्यायिक है यदि उसके किसी पार्ट का गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लिया जाता है तो आप मौलिक अधिकारों की तरह उसकी डिमांड नहीं रख सकते। इस तरीके से उसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तन में नहीं लाया जा सकता, इसका मतलब वो गैर न्यायिक है। ठीक है, तो प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्तियों का स्रोत है, ना ही शक्तियों को प्रतिबंधित करती है और उस वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो हाँ, सब प्रस्तावना संशोधित की जा सकती है, किंतु उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उससे संविधान के संघीय या फंडामेंटल स्ट्रक्चर जिसे बोलेंगे आधारिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो आपको प्रस्तावना में संशोधन करने की अनुमति है। और इस तरीके से 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? यहाँ पर देखेंगे आप, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता। इन तीनों शब्दों को कहाँ से जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका को संशोधित किया गया। और समाजवादी शब्द जो कि पहले सिर्फ प्रैक्टिस में लाया जाता था किंतु उद्देशिका में था नहीं, तो उसे यहाँ पे प्रॉपर ऐड किया गया। पंथनिरपेक्ष शब्द भी पूर्व से ही प्रैक्टिस में लाया जाता था लेकिन लिखा नहीं गया था, तो उसे भी उद्देशिका में ऐड किया गया। और अखंडता, इन तीनों शब्दों को उद्देशिका में ऐड किया गया। इसी के साथ प्रस्तावना के बारे में हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह बने रहिए। थैंक यू।